आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स और इमोशंस का कॉकटेल है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस जंग से किसने क्या खोया और क्या पाया। बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू एक्सीलेंस। इंडिया पाकिस्तान में जंग की शुरुआत 1947 में पार्टीशन के साथ ही हो गई थी। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जो आज तक एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है। 1947-48 की पहली जंग के बाद 1965 में दोनों देश फिर से एक बार भिड़े। ये जंग टास्कंड एग्रीमेंट के बाद खत्म हुआ, लेकिन असली गेम चेंजर था 1971 वॉर, जिसमें इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश बना। ये वॉर न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत थी, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया। फिर 1999 कारगिल वॉर ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कोई भी सरकार ऐसा आक्रमण सहन नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पे कब्जा कर लिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें खदेड़ा और आज भी सियाचिन और एलओसी पर दोनों कंट्री के जवान आंख से आंख मिलाकर खड़े रहते हैं। तो सवाल यह है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म भी होंगे या ये जियोपॉलिटिकल चेस का ही हिस्सा बन के रहेंगे? जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद दोनों ही देशों की वॉर स्ट्रेटेजी बदल जाती है। अब डायरेक्ट वॉर से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर और क्रॉस बॉर्डर टेंशन देखे जाते हैं, जैसे पुलवामा अटैक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम टेररिस्ट अटैक। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, डिप्लोमेसी भी इस वॉर का बड़ा फैक्टर है। चाइना का रोल, यूएस का इन्फ्लुएंस और यूएन का रेजोल्यूशन सब इस इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। हाँ, मगर एक बात तो क्लियर है, दोनों ही देशों के लिए पीस ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिस्ट्री बुक्स या न्यूज से नहीं बल्कि हमारे इमोशंस और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास बहुत ही लंबा है, जिनकी वजह से दोनों मुल्कों को इकोनॉमिक, सोशल और जियोपॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये मुल्क वॉर के बजाय पीस की तरफ बढ़े होते तो दोनों को काफी फायदा होता। चलिए इस नुकसान और पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। दोनों मुल्क अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। इंडिया का डिफेंस बजट 2025 में लगभग $80 बिलियन है, तो वहीं पाकिस्तान का 12 बिलियन के आसपास। ये पैसा बॉर्डर सिक्योरिटी, वॉर, वेपन्स और मिलिट्री पर खर्च किया जाता है। 1971 वॉर में इंडिया ने 2000 करोड़ खर्च किए और पाकिस्तान को भी भारी कीमत चुकाना पड़ा। वहीं 1999 कारगिल वॉर में इंडिया का खर्च 3000 करोड़ से ज्यादा था। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, होम और बिजनेसेस का भारी नुकसान होता रहा। 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल वॉर में दोनों तरफ से हजारों सोल्जर्स और सिविलियंस की जान गई और बड़े पैमाने पर तबाही मची। 1971 में लगभग 10,000 इंडियन सोल्जर्स और 15,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। हजारों नागरिकों की मौत हुई थी। पार्टीशन और वॉर की वजह से मिलियंस लोग डिस्प्लेस हुए। 1947 में 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों देशों में कॉम्युनल डिवाइड को इस कदर बढ़ाया कि एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड पोटेंशियल $37 बिलियन का है, बट अभी एक्चुअल ट्रेड $1.5 बिलियन ही है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। पीसफुल रिलेशन से दोनों मुल्क एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और आईटी जैसे सेक्टर में दुनिया का बादशाह बन सकते हैं। दोनों मुल्क वाटर सप्लाई, गैस पाइपलाइन और एनर्जी जैसे सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट का 20% हिस्सा अगर कम कर लेता है तो इंडिया को $16 बिलियन का फायदा होगा और वही पाकिस्तान की $2 बिलियन एनुअल सेविंग होगी, जिससे दोनों मुल्क अपने सिटीजन्स को बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। पीस से माइग्रेशन और रेफ्यूजीज क्राइसिस कम हो सकता है, जो दोनों मुल्कों के बॉर्डर एरिया के लिए एक बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज, वाटर और पोल्यूशन जैसे इशू पर दोनों मुल्क साथ मिलकर काम कर सकते थे। इससे दोनों मुल्क के फार्मर को बहुत फायदा होता, जिससे ये एग्रीकल्चर के किंग बन जाते हैं। अगर ये मुल्क आजादी के बाद वॉर के बजाय ट्रेड और डिप्लोमेसी पर फोकस करते तो आज साउथ एशिया के टाइगर इकोनॉमी सिंगापुर और मलेशिया से कहीं आगे होते। इंडिया की डीजीपी 7 ट्रिलियन तो वहीं पाकिस्तान की जीडीपी भी 2 ट्रिलियन से कम नहीं होती। रिसोर्सेज जो वेपन पे खर्च किए वो टेक्नोलॉजी और आरडी पर खर्च किए जाते। दोनों मुल्क ग्लोबल टेक लीडर बन सकते थे। आज हम इन दोनों मुल्कों के नासमझ लीडर की गलत पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिकली, सोशली और जियोपॉलिटिकली पीछे रह गए।
पीसफुल कोऑपरेशन से न सिर्फ इकोनॉमिक फायदा होता बल्कि साउथ एशिया का ग्लोबल पावर हाउस बन सकते थे। आज भी डिप्लोमेसी, ट्रेड और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के थ्रू अमन का रास्ता संभव है। दुनिया में ऐसे कई सारे मुल्क हैं जिन्होंने जंग छोड़कर शांति और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और जंग लड़ने के बजाय टेक्नोलॉजी, उद्योग, शिक्षा पर ध्यान दिया। आज वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जर्मनी भी हिटलर के बाद शांति को अपनाया। आज वो यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। 1953 युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया ने आर्थिक सुधार किया, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पे काम करके दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए। 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर ने शांति और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। आज ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विकसित देशों में शामिल है। ऐसे अनेकों उदाहरण है इंडिया पाकिस्तान के राजनेताओं के लिए जिससे सीख लेने की जरूरत है। अब पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है। नतीजा वही होगा जो आज से पहले उन 4 बड़ी जंगों में हुआ था। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, शेयर मार्केट का बेड़ा गर्क होएगा, टूरिज्म पे भारी असर पड़ेगा, बॉर्डर एरिया के गाँवों में तबाही होगी और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। भारी नुकसान और तबाही के बाद UN US जैसा एक दादा बनकर आएगा और एक शांति समझौता कराएगा। तब तक दोनों मुल्कों को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, पीस या वॉर? कमेंट्स में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।